1 साल में ही तूने यूपीएससी क्रैक कर लिया और वो भी इतनी बेहतरीन रैंक से और पहले अटेम्प्ट में। ऐसी कौन सी चीज जान ली जो लोग 5-5, 6-6 अटेम्प्ट देते रहते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी करते रहते हैं? सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी वो सिटिंग विद माई सेल्फ और खुद को जानना, खुद की कैपेबिलिटीज को एक तरह से जो स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं वो करा मैंने बैठकर। एक अगर आप तैयारी जब आपने स्टार्ट करने की सोची होगी तो क्या आपने सबसे पहले सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं बेसिकली? तुम जैसे बच्चे जो 21-22 साल के बच्चे होते हैं, इतने मैच्योर भी नहीं होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कैसे बेटर परफॉर्म कर देते हो आप लोग? सोशल मीडिया है, यार दोस्त भी होंगे इस एज ग्रुप में, तो डिस्ट्रैक्शन हुआ क्यों नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपने हरियाणवी में एक कहावत सुनी होगी दंगल मूवी में कि छोरियां छोरों तो कम है। कि आज आपको एक ऐसी छोरी से मिलवा रहा हूं जिसकी यूपीएससी में रैंक है 61 और हरियाणा पीसीएस में उसकी रैंक थी 31 और तो छोरी का नाम है आस्था सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का भी स्वागत है और बच्चे आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। एक ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट जो मात्र 21 साल की एज में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर गई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है इस एज में। और आप समझ सकते हैं जो बच्चा 21 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा होती हैं और आखिरी के 10 साल वो किस किस पोस्ट पर रहेगा, ये आप अभी से सोच सकते हैं अगर आप यूपीएससी के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं। तो आस्था, मेरा पहला सवाल तुझसे यही है कि इतनी छोटी उम्र में तूने पढ़ना कब से शुरू किया था यूपीएससी के लिए? सर मैंने प्रॉपर पढ़ाई तो यूपीएससी के लिए अपने ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू की। 2023 जून में मैं ग्रेजुएट हुई। उसके बाद मैंने सिलेबस को अच्छे से जाना समझा एंड देन जुलाई से मैंने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू की। कौन सा जान लिया कि 1 साल में ही तूने यूपीएससी क्रैक कर लिया और वो भी इतनी बेहतरीन रैंक से और पहले अटेम्प्ट में है? ऐसी कौन सी चीज जान ली जो लोग 5-5, 6-6 अटेम्प्ट देते रहते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी करते रहते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होनहार निकल के आते हैं जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल लेते हैं। तो मुझे ये बता कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुझे लगता है कि तेरे सिलेक्शन में उन चीजों का बहुत बड़ा रोल रहा और उनकी वजह से तेरा सिलेक्शन इतना जल्दी पॉसिबल हुआ? सर आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मैंने समझी वो सिटिंग विद माई सेल्फ और खुद को जानना, खुद की कैपेबिलिटीज को एक तरह से जो स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं वो करा मैंने बैठकर। जैसे अगर एग्जाम्पल से समझा पाए तो बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने रियलाइज किया कि मैं कॉलेज तो मैंने अपना दिल्ली में ही किया था बट SRCC से जी बट फिर मैंने सोचा कि शायद यूपीएससी की प्रेपरेशन करने में आपको मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में डिवोट करना चाहिए। बट अगर मैं दिल्ली में रहती तो ज्यादा टाइम मेरा बाकी चीजें, कभी अपनी लॉन्ड्री, कभी खाना, कभी फ्लैट की दिक्कतें, ये सारी चीजें करने में और अपनी मेंटल सैनिटी को मेंटेन करना मुश्किल होता मेरे लिए। और मैं चाहती थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूं। 1 साल में मुझे पूरा सिलेबस भी प्रिपेयर करना था। उस करके मैंने सोचा कि मैं घर जाके प्रिपरेशन करूंगी। तो पहला बड़ा डिसीजन। तूने दिल्ली से नहीं किया? नहीं सर, घर जाके। तो पहला डिसीजन मेरा ये था कि मैंने ये रियलाइज किया कि मैं घर से भी कर सकती हूँ प्रिपरेशन। सेकेंड वॉज विथ रिगार्डिंग टू अ फाउंडेशन कोर्स इन अ कोचिंग। तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि मोस्ट ऑफ द मैटर जो इम्पोर्टेंट आता है वो होता है स्टैटिक, और स्टैटिक के काफी बेसिक सोर्सेज भी अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से और मल्टीपल टाइम्स अगर उन्हें रिवाइज कर लेते हैं तो आप इतने प्रिपेयर्ड होते हैं कि यू कैन गो इन द एग्जाम कॉन्फिडेंटली। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप खुद नहीं कर सकते एंड दैट यू नीड अ फुल ईयर ऑफ फाउंडेशन कोर्स। ये भी मैंने रियलाइज किया कि मैं मे भी जल्दी सिलेबस को कवर कर पाऊं अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी से करके। तो इसलिए मैंने वो डिसीजन भी लिया कि मैं ना करूं एक फाउंडेशन कोर्स। तो आई थिंक ये 2 प्राइमरी डिसीजंस थे जिसकी वजह से मैंने टाइम सेव किया थोड़ा अपना और जिसकी वजह से मैं टाइम पे सिलेबस कर पाई और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे पाई। क्योंकि सच में मतलब समझना बड़ा मुश्किल होता है। हम एसएससी जैसे एग्जाम में या बैंकिंग जैसे एग्जाम में तो फिर भी 1% कह देते हैं कि बिना कोचिंग के आपका हो जाएगा, लेकिन यूपीएससी जिसका इतना बड़ा हवा बना हुआ है उसको बिना कोचिंग के क्लियर करना वो सच में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप 1 साल में उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा बार किया होगा जी। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि जब आप खुद पढ़ रहे थे तो देखो टीचर के पढ़ाने में और खुद पढ़ने में एक छोटा सा डिफरेंस जो मुझे नजर आता है वो ये कि टीचर को ये पता है कि पीछे एग्जाम में क्या क्या आ रहा है, क्या चीज पूछी जा सकती है, क्या नहीं पूछी जा सकती, उसको ये सारे क्राइटेरिया पता होता है जी। लेकिन एज ए स्टूडेंट ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम क्या पढ़ें और कौन सी चीज ना पढ़ें या कितना पढ़ें जी। वो तुमने डिसाइड कैसे किया? सर आई थिंक अगेन जैसे मैंने बात की कि एक सेल्फ एनालिसिस करना, खुद को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू मेक एनी ऑफ दिस डिसीजंस रिगार्डिंग कोचिंग या गाइडेंस या मेंटोरशिप। तो
मेरे हिसाब से प्राइमरी जो मोटिव होता है कोचिंग्स का, दैट इज टू गाइड यू, गिव यू अ डायरेक्शन, गिव यू डिसिप्लिन। अगर आप वो चीजें खुद से कर सकते हो, देन मे बी यू डोंट नीड इट। बट अगर आप अपने अंदर वो डिसिप्लिन नहीं ले पाते हो, आपको नहीं समझ आता कि मैं कहाँ पे बाउंड्री लाइन ड्रॉ करूँ कि इतना पढ़ना है, ये सारी चीजें रेलिवेंट है या नहीं है, तो देन यू गो फॉर कोचिंग्स, राइट। बट मुझे ऐसे लगा कि PYQs देखकर, मेरे कुछ सीनियर थे जो दे रहे थे ये एग्जाम्स, प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ टाइम से, ऑनलाइन इतनी सारी गाइडेंस अवेलेबल है जिसको मैंने यूटिलाइज किया, और मुझे लगा कि ठीक है, आई नो इनफ कि मैं ये डिसीजंस अपने लिए खुद ले सकती हूँ। तो ऐसे मैंने किया। तो मैंने बहुत ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया। आई टॉक टू सीनियर्स, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि कौन से रिसोर्सेज मैं पढ़ सकती हूँ, कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ, या अफोर्डेबल जो भी ऐसे क्रैश कोर्सेज होते हैं। तो ये सब मैंने करा, और PYQs को देख देख कर मैंने अपनी एक तरह से बाउंड्री ड्रॉ करी कि ठीक है, ये रेलिवेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दे कि तूने तो SRC से मेरे से बच्चे ग्रेजुएशन किए, वहां तूने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं होगी, पॉलिटी तो तूने पढ़ी नहीं होगी, तो 3 साल तेरी जर्नी एक डिफरेंट डायरेक्शन में थी, और उसके बाद तुझे ये सब पढ़ना पड़ा, और वो भी तूने बिना कोचिंग के और घर पे बैठ के पढ़ा। तो मेरे 3 सवाल हैं तेरे से। पहला ये कि जिन सब्जेक्ट को तूने नहीं पढ़ा, उनको फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी, तो उसको कैसे मैनेज कर रही थी पढ़ने के लिए, क्योंकि 11th-12th में भी आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े, उसका ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े। दूसरा, आज के समय में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि घर पे बैठ के अकेले अपने आप को मोटिवेट रखना और कंसिस्टेंट रखना, वो बड़ा सवाल हो जाता है। तीसरा, हर एक बच्चा ये समझता है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ने से एक माहौल अच्छा मिलता है, कंपटीशन थोड़ा फील भी होता है, और वहाँ कंटिन्यूटी बन जाती है। तो मेरे को तीनों सवाल का जवाब देना कि तूने लाइब्रेरी क्यों नहीं ज्वाइन की, सब्जेक्ट वाला और कंसिस्टेंसी वाला। जी सर, सब्जेक्ट वाली बात, तो मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, और 10th तक भी मेरे लिए ऐसे साइंस और सोशल साइंस एज सच मुझे पसंदीदा मेरे सब्जेक्ट्स थे नहीं। तो ऑब्वियसली मुझे इसका डर था कि मैं कैसे करूंगी ये सब्जेक्ट्स। बट जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। आई थिंक एक बात है कि मुझे पढ़ना इन जनरल काफी पसंद है, तो मैंने जब बुक्स देखी तो थोड़ी मोनोटोनस तो लगी मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, टीचर्स के लेक्चर्स देखे जो भी फ्रीली अवेलेबल है, तो उनको देख के मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और फिर मेरा एक ये रहता है कि अब मैंने कुछ उठाया तो मैं इसको एकदम अच्छे से ही करूंगी। आई विल नॉट डू हाफ हार्टेडली। तो इसलिए मैं कभी भी अगर बोरिंग भी लगता था, पर पता है कि करना तो है ही, अब ले लिया ये अपने ऊपर काम, तो देन यू कांट जस्ट लीव इट, राइट। तो ये था। एंड टॉकिंग अबाउट कंसिस्टेंसी, आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि मैं कंसिस्टेंट रही थ्रू आउट। ऐसे दिन थे कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, इवन ड्यूरिंग मेंस में 6-7 घंटे ही शायद पढ़ पाती थी बीच में, क्योंकि मेरी हरियाणा सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग होती थी। बट मैंने कंसिस्टेंट रखा, कभी ऐसे नहीं कि कुछ बुरा हुआ लाइफ में या कुछ भी ऐसे टर्निंग पॉइंट आया और आपने बस छोड़ दिया, ब्रेक ले लिया। तो कंसिस्टेंट रखने के लिए मैं एक तो खुद को नेगेटिव मोटिवेशन भी देती थी काफी, कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो कोई दूसरा वहां बैठ के पढ़ रहा है और मेरी ड्रीम जॉब मुझसे लेने के लिए खड़ा है, तो अगर मैंने नहीं एफर्ट डाला तो कोई और ले जाएगा, राइट। एंड लाइब्रेरी वाला तो थैंकफुली मुझे ऐसे घर पे मेरे काफी अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला पढ़ने का। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे they have prioritized my पढ़ाई over anything and everything। तो मुझे कभी कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसे घर पे दिक्कत नहीं थी कि माहौल नहीं बन रहा पढ़ाई का। तो मुझे लगा कि why waste the time and energy to go to a library, जब मैं घर पे ही उतने मोटिवेशन से पढ़ सकती हूँ। एंड ओवर दैट ऐसे सोशल मीडिया वगैरह ये सारी चीजों से भी, और शोज देखना नेटफ्लिक्स पे, ये सब मुझे कभी एज सच डिस्ट्रैक्टिव नहीं रहा मेरे लिए। डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बल्कि मेरा दिमाग उनसे फ्रेशन होता था। तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो मुझे दिक्कत लेके नहीं आई, जिस वजह से मैंने घर पे ही तो डिस्ट्रैक्शन हुआ क्यों नहीं? अगर मोबाइल था नजदीक तो सोशल मीडिया है, यार दोस्त भी होंगे इस एज ग्रुप में, तो डिस्ट्रैक्शन हुआ क्यों नहीं? सर क्योंकि मैंने उसको कभी डिस्ट्रैक्शन की तरह देखा नहीं। मैं दिल्ली से पढ़ाई कर नहीं रही थी, मेरे पास कोई ऐसा कोई फ्रेंड ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप था नहीं मेरे इमीडिएट विसिनिटी में कि मैं उनसे मिलके अपना दिमाग फ्रेशन अप कर लूं या कभी कुछ बातें कर ली, मिल लिए। तो इसलिए वो सोशल मीडिया एक तरह से एक ओनली आउटलेट था दुनिया से मिलने का। और मैं एक बबली इंसान हूँ, चर्पी इंसान हूँ, मुझे बातें करना लोगों से बहुत पसंद है। तो मैं समझ गया। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो एक अच्छी चीज थी कि मैं अपने आप को फ्रेश रख पाती थी, कभी बात कर ली, दोस्तों से अपने दुख शेयर कर लिए, स्ट्रेस शेयर कर लिया। तो सोशल मीडिया यूज करते थे आप? जी। कितनी देर लगभग दिन में? ज्यादा देर नहीं, काफी, मतलब जो ब्रेक का टाइम होता है कि
पढ़ा हमने 3-4 घंटे, उसके बाद फोन उठा के थोड़ा आधा घंटे चला लिया, फिर सोने से पहले थोड़ा चला लिया, और ऐसे करके। और इवन नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें मुझे देखना पसंद था क्योंकि उससे मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता था। अच्छा, मुझे ये बताना कि 11th क्लास में आपने कॉमर्स ली जी, और फिर ग्रेजुएशन के बाद आप मूव किए यूपीएससी की तरफ। yes, sir. तो 11th क्लास में जब कॉमर्स ली तो क्या सोच के लिया वहां पे, और फिर ये यूपीएससी की तरफ घूमे क्यों? तो 11 में तो सर कॉमर्स तो एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज का डिसीजन था। मैं कहीं ना कहीं आर्ट्स लेना चाहती थी, मेरे पापा राजी नहीं हो रहे थे कि साइंस ही लेनी है, तो मम्मी ने कहा कि एक मिडिल ग्राउंड ले लो, कॉमर्स ले लो बेटा। ऑनेस्टली ऐसे ही मैंने कॉमर्स लिया, बट मैंने काफी एंजॉय किया, कॉमर्स को पढ़ना मेरा बहुत इंटरेस्ट आया। बट फिर बाय द टाइम 12th एंडेड मैंने सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी ही करना है, और फिर मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मे बी कॉमर्स अकाउंटेंसी इतना बेटर सब्जेक्ट नहीं होगा टू गो फॉर, मतलब पर्सनली मुझे लगा ऑप्शनल के लिए बेस्ट डिसीजन नहीं होगा। और इकोनॉमिक्स में मेरे नंबर भी अच्छे आए थे, एज सच इवन विद करियर अपॉर्चुनिटीज मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमिक्स एक अच्छा ऑप्शन होता, और मुझे यूपीएससी करना था तो ऑप्शनल मैं इकोनॉमिक्स ही लेना चाहती थी। तो ये सब सोच के मैंने कहा कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करती हूँ डीयू से। अच्छा, जिन बच्चों के कॉमर्स रहता है, जो अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं, उनकी राइटिंग बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि मैं भी कॉमर्स से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा मेरे साथ के भी, क्योंकि हम जब अकाउंट्स का काम करते थे तो वो रफ राइटिंग ज्यादा हो जाती थी, और यूपीएससी में राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा यूज होता है ना। आपका बेसिकली हम ये कह सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन राइटिंग से ही आता है कि आप किस तरह से चीजें लिखने लग रहे हैं। तो लड़कियों में खास विशेषता है कि वो राइटिंग मेंटेन कर लेते हैं कॉमर्स के बावजूद। और आप जब 12th के बाद आपने सोचा था कि मैं यूपीएससी की तरफ मूव करूंगी, तो क्या आपने तब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया था यूपीएससी की तरफ? सर 12th जब खत्म हो गई थी ना, तब मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी फाइनली करूंगी। मतलब काफी एम्स चेंज होते रहते हैं 12th तक, तो कि कभी एस्ट्रोनॉट बनेंगे, तो कभी एयर होस्टेस, तो कभी यूपीएससी। तो बाय द टाइम आई डिसाइडेड, तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं किया क्योंकि कोविड आ गया था जैसे ही मेरा स्कूल एंड हुआ, तो वो 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, कॉलेज लाइफ के भी। एंड मैंने एज सच कभी मुझे राइटिंग का इशू कुछ आया नहीं, तो नेचुरली ही मेरी राइटिंग ठीक थी। एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन इज व्हेन आई पुट एक्चुअल एफर्ट इनटू, वो पूरा 1 साल मैंने सिर्फ यूपीएससी को डेडिकेट किया। अप अंटिल कॉलेज लाइफ मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करी। और जब आप ट्रेनिंग पे, हरियाणा में ट्रेनिंग पे थे, उस ड्यूरेशन में आपने मींस भी लिखा है यहाँ पे, तो उस समय तो बहुत मुश्किल होता होगा उस चीज पे भी ध्यान देना, और फिर आप कह रहे हैं कि 6 घंटे पढ़ना पड़ रहा, टाइम मिल पा रहा था। वैसे अमूमन कितनी देर पढ़ते थे आप दिन में? सर प्रीलिम्स के टाइम पे आई थिंक मैक्सिमम टाइम में पढ़ती थी, दैट वाज अबाउट 12 आवर्स। तो मैंने जनवरी से लेके आप बोले जून तक मैंने हर दिन 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करी। और बट फिर जैसे ही मेंस का टाइम आया, मेरी ट्रेनिंग के साथ सब क्लैश हुआ, तो फिर मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाई। तो उस टाइम पे मैंने अपना स्मार्ट वर्क करने का ज्यादा यूटिलाइज किया। जो मेरे पहले से बड़े नोट्स थे मैंने उन पे ही फोकस किया। वैल्यू एडिशन पे मैंने ज्यादा मेहनत करी कि कुछ ऐसे कंसाइज एकदम नोट्स और डेटा बैंक बना लिया। उसी को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती थी, क्योंकि जेनरिक पॉइंट्स तो आप प्री का पढ़ते हो और ओवरऑल 1 साल पढ़ते हो तो आपको आते हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट उसको स्पेसिफिक बनाना, उसके लिए कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ कमिटीज के नाम, ये सारी चीजों का मैं एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाती थी 4-5 पेज के फॉर GS1, GS2, GS3, GS4। और बस उसको मैंने फोकस किया पढ़ने पे। तो उस हिसाब से मैं टाइम मैनेज कर पाई फॉर मेंस आल्सो। अच्छा, तो मुझे ये बता कि सीसेट में तो मैथ और रीजनिंग आया जी, और कॉमर्स विदाउट मैथ लिया या कॉमर्स विद मैथ्स था? तो चलो फिर तो ठीक था, सीसेट में बहुत दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, जैसे एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो जो सीसेट के नॉर्मल क्वेश्चंस है वो तो हो ही जाते थे। तो पीवाईक्यू से किया हो? जी मैंने पीवाईक्यूज किए। मैं सारे जो पीवाईक्यूज आते हैं, फॉर एग्जांपल 2023 का पेपर है, पूरा एक पीवाईक्यू के फॉर्म में सॉल्व किया। बट उससे पहले थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग मैंने एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ा था। और जो भी पीवाईक्यूज थे उनको सॉल्व किया था। फिर उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो कोई मॉक टेस्ट लगा लिए, कभी पीवाईक्यूज कोई मॉक टेस्ट की तरह लगा लिया। बस इतनी ही मेरी सीसेट की प्रेपरेशन थी। और इजीली हो गया सीसेट? जी, आई थिंक आई स्कोर्ड 97 इन सीसेट। अच्छा, इंटरव्यू में मुझे बता कुछ कि तुम जैसे बच्चे जो 21-22 साल के बच्चे होते हैं, इतने मैच्योर भी नहीं होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कैसे बेटर परफॉर्म कर देते हो आप लोग? सर आई थिंक वो कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस तो होते होंगे विद एज और विद द वे यू स्पीक। आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली नो वो लोग क्या देखते हैं, किसी को भी नहीं पता व्हाट दे आर सीकिंग। बट एक मुझे जहां तक लगता है, अगर आपके वे ऑफ टॉकिंग में कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है, एंड यू आर नॉट शाय व्हेन इट कम्स टू
एक बहुत ही दिग्गज लोग आपके सामने एक पैनल बैठा होता है और आप वहां पे शाय अवे नहीं करते और आप कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस रख पाते हैं। मेरे हिसाब से एक बात है कि आपको डिप्लोमेटिक नहीं होना है हर क्वेश्चन में, रादर आपको एक थोड़ा आपका एक ओपिनियन, आपकी खुद की थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, रादर देन कि आप हाँ भी कह रहे हो ना भी कह रहे हो। बट अगर आप स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखते हो, दे रियली अप्रिशिएटेड। तो अगर ऐसी ऐसी चीजें और अपना जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी होल्ड है, एंड व्हेन यू डोंट नो समथिंग यू आर वेरी कॉन्फिडेंटली एबल टू से कि नहीं आता मुझे, एंड देन यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द सेम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो फिर आई थिंक दीज थिंग्स वर्क आउट। कोई खास क्वेश्चन जो तुझे याद हो भी इंटरव्यू में पूछा गया और बता सकते हो? एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन्फ्लेशन टू अ 5-year-old, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है। क्या फिर से एक्सप्लेन इन्फ्लेशन टू अ 5-year-old, 5 साल के बच्चे को। तो मैंने एक कैंडी के एग्जाम्पल से कहा कि पहले तुम्हारे पास 10 रुपए थे, उसमें तुम 10 कैंडीज खरीद पाते थे, आज उन्हीं 10 रुपयों में तुम 5 कैंडीज खरीद पा रहे हो। तो पैसे तुम्हारे पास, वो खुश हुए, बट उसमें उनका फॉलो बैक भी था कि रीजंस क्या है इन्फ्लेशन के। तो लाइक आई सेड कि उस मोमेंट में मैं एकदम क्विकली नहीं थिंक कर पाई कि कैसे मैं एक 5 साल के बच्चे को कॉम्प्लेक्स रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन बता पाऊं। तो मैंने उन्हें कह दिया, सर एट द मोमेंट आई कांट थिंक, आई एम रियली सॉरी, एंड दे अप्रिशिएटेड इट, देन दे मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइस। सो आस्था, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम प्री मेंस और इंटरव्यू के 3 चरण से होकर गुजरते हैं अपनी तैयारी में। तैयारी कैसे स्टार्ट करें? एक अगर आप तैयारी जब आपने स्टार्ट करने की सोची होगी तो क्या आपने सबसे पहले सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करूं मैं बेसिकली? सर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेबस देखें, उसको देखे बिना तो यू कैन नॉट स्ट्रेटेजाइज कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो बिगेस्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके टिप्स पे होना चाहिए सिलेबस, बिकॉज फ्रैंकली मेरे भी नहीं है, बट इट शुड बी देयर, आपके वॉल पे हो, आपके पास कहीं ना कहीं हो, तो आप उसे पढ़े। फिर उसके बाद आप कुछ डिसीजंस लें। आप सोचें कि क्या ये मुझे डुएबल लग रहा है, क्या मैं खुद से कर सकता हूँ, या मुझे लगता है कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा बिकॉज मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, आर्ट्स के सब्जेक्ट मुझसे पढ़े नहीं जाते। तो आप फिर डिसीजन लीजिए मुझे कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। फिर आप लीजिए कि आपको दिल्ली से करना है या घर से लेना है, आपके घर पे पढ़ने का माहौल है कि नहीं है। फिर तो जाके बात आती है कि अबाउट क्या पढ़े, राइट क्या पढ़े। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं देन मैक्सिमम टाइम जो आपका स्टार्टिंग का जाएगा वो होगा स्ट्रेटेजाइज करने में कि मैं ऑप्शनल अपना पहले पढूं या मैं जीएस अपना पहले पढूं। फिर जीएस में पढ़ने वाला हूं अगर, तो कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें मैं क्या क्या पढूं। मैं बोलूंगी कि आप बेसिक सोर्सेज पढ़ें। सिर्फ आप बेसिक सोर्सेज अगर 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं अपने प्रीलिम्स तक, दैट इज इनफ। तो जस्ट कीप 1 or 2 कोर सोर्सेज, और फिर आप कोई एक करंट अफेयर्स का सोर्स पकड़े, ठीक है। दैट कैन बी अ मंथली मैगजीन और अ ईयर लॉन्ग कंपाइलेशन। तो वही है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं उसके पहले के 3-4 दिन आप यूट्यूब पर देखें, कुछ सोर्सेज देखें, अपने किसी मेंटोर से बात करें या अपने सीनियर्स से बात करें, एंड देन यू रियलाइज कि ठीक है ये कोर्स में पढ़ लूंगी, बस फोमो नहीं रखना है। उसके बाद ये नहीं कि आपने 10 दिन पढ़ा एक बुक, फिर आप कह रहे हैं यार ये बुक में मजा नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली बुक भी पढ़ लेता हूँ। ये नहीं करना है। आपने एक बार सोर्स डिसाइड कर लिया, यू जस्ट टिक टू। तो आप पहले टाइम डालो कि आप सही सोर्स चुनो, एंड देन जस्ट पुट टाइम इनटू इट, टेक 15 days 20 days हाउएवर मच इट टेक्स, एक कंप्लीट करें आप सब्जेक्ट एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो मैंने ऐसे ही करा। मैंने स्टार्टिंग की अपनी प्रिपरेशन ऑप्शनल की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर योर प्रीलिम्स वंस योर ऑप्शनल शुड बी डन, एकदम एंटायरली आप एक बार पूरा कवर कर लें ऑप्शनल, एंड उसके साथ साथ आप उनके पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लें एक बार। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी मेंस प्रिपरेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज सॉर्टेड, क्योंकि ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये करा मैंने, और फिर जीएस में साइड बाय साइड आप एक सब्जेक्ट अपना उठा सकते हैं विथ योर ऑप्शनल, टेक 2 weeks एंड स्टार्ट फिनिशिंग इट ऐसे धीरे धीरे। ओके, सो आस्था, जैसे हम ऑप्शनल पे आते हैं, बच्चों को ऑप्शनल चूज करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे मोस्ट क्रूशियल चीजें हैं कि ये होनी चाहिए बच्चे को ऑप्शनल चूज करते हुए? जैसे आपका देखा जाए तो आपकी बैकग्राउंड कॉमर्स रही, आप एसआरसीसी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में रहे, आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शन चूज किया, बहुत ही सीधा बात है जी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे बीएससी कर रहे हैं, बट दे आर टेकिंग लाइक कोई एंथ्रोपोलॉजी ले रहा है, कोई सोशियोलॉजी ले रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शनल और किस तरीके से ऑप्शनल को चूज करना बच्चों के लिए सही रहेगा? आई थिंक एक बात जो है कि यू शुड नॉट थिंक ऑफ एन ऑप्शनल एज स्कोरिंग और नॉट, कि इस ऑप्शनल में ज्यादा स्कोर आता है इसलिए मैं ये ऑप्शनल लूंगा, इसमें कम आता है। क्योंकि हमने देख लिया इस साल भी कि ऑप्शनल के स्कोर्स इन समवट सेम रेंज
ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट, ठीक है, तो मे बी नंबर्स और द अमाउंट ऑफ मार्क्स यू कैन स्कोर शुड नॉट बी योर प्राइमरी क्राइटेरिया. पहला क्राइटेरिया डेफिनेटली शुड बी योर बैकग्राउंड मेरे Right, हिसाब से, right. क्योंकि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 3 साल की डिग्री करी है, यू विल स्टिल हैव एक फाउंडेशन, एक बेस होगा आपका Right. जिसपे आप बिल्डअप कर सकते हो. एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, उसको आपको समझने में टाइम लगेगा, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने में. एंड बेसिकली जो ऑप्शनल का सिलेबस होता है, इट्स इक्विवेलेंट टू अ डिग्री का सिलेबस ऑलमोस्ट, राइट. तो फिर आपको अगर 3 साल का सिलेबस 3 महीने में करना पड़ रहा है, तो आपको ये भी सोचना है कि इज इट डूएबल. तो फर्स्ट थिंग कि आप कितना कंफर्टेबल हो अपने बैकग्राउंड वाले सब्जेक्ट में, ट्राई टू गिव इट अ शॉट मेरे हिसाब से. सेकेंडली योर इंटरेस्ट. ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपनी डिग्री में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं हो, कि आपने बस पास कर ली, बट यू हैव नो इंटरेस्ट इन इट व्हाटसोएवर. तो देन यू कैन गो थ्रू द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव हर्ड ऑफ, या आपको लगता है कि मे बी एंथ्रो मेरे लिए ज्यादा इट्स इंटरेस्टिंग या टेक्निकल थोड़ा होगा तो मैं कर सकता हूँ. तो फिर आप सिलेबस देखिए एंड देन यू मेक अ डिसीजन. डू यू थिंक दैट यू कैन स्टडी इट फॉर से 4 months 5 months और आप इसमें कर पाएंगे अच्छा, तो ये करें. एंड थर्डली देन इट बिकम्स मार्क्स. फिर लास्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कि स्कोरिंग है या नहीं स्कोरिंग है. पर मेरे हिसाब से इंटरेस्ट एंड योर बैकग्राउंड शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू चूज एन ऑप्शनल. अच्छा, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की ही मैं बात अभी आपसे करूंगा. इकोनॉमिक्स में जो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फिलहाल, उसका क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन? कुछ हेल्पफुल है या फिर बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है? डेफिनेटली पीवाईक्यूज तो मेरे हिसाब से होली ग्रेल है फॉर ऑप्शनल, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, फॉर एनी सब्जेक्ट. कि आप पीवाईक्यूज को देखे बिना आप अपना लेंथ एंड ब्रेड्थ डिसाइड ही नहीं कर सकते ऑप्शनल का. तो जैसे कि मैंने पढ़ाई करी और मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया, उनका पूरा कोर्स ही पीवाईक्यूज के अराउंड डिजाइन था. कि आज तक जैसे भी पीवाईक्यूज आए हैं जिस भी सिलेबस से, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी कवर्ड इन लेंथ. क्योंकि आए दिन मतलब एवरी 3-4 years क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन अ डिफरेंट वर्डिंग. तो अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से करते हैं और वो जो सारे टॉपिक्स उसमें उनको अच्छे से करते हैं, देन फॉर द मोस्ट पार्ट योर ऑप्शनल प्रिपरेशन इज सॉर्टेड. ओके, हाँ जी. अच्छा, अगर हम बात करें प्री, मेंस और इंटरव्यू की, तो आपको कौन सा फेज सबसे टफ लगता है तीनों में? सर डेफिनेटली प्रीलिम्स मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा अनसर्टेन स्टेज है. 1 marks हियर एंड देयर एंड यूर इन और आउट, राइट. तो वो है. एंड द थिंग इज द वे प्रीलिम्स इज गेटिंग मोर एंड मोर अनप्रिडिक्टेबल एवरी ईयर. जिस तरह के क्वेश्चंस के वर्डिंग, क्वेश्चन के टाइप्स, ऑप्शंस के टाइप्स, सब कुछ हर साल ही बदल रहा है ऑलमोस्ट. तो उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से मुझे वो डिफिकल्ट लगता है. एंड सेकेंडली जैसे कि स्टैटिक पार्ट तो आप फिर भी कवर कर सकते हैं, बट जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही हाईली अनप्रिडिक्टेबल है. Right. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मुझे प्रीलिम्स ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. और थोड़ा लक का तो मुझे लगता है वहां पे खेल है. एंड मेंटल काम इन द एग्जाम हॉल इज व्हाट मेक्स प्री द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. साथियों, मेंटल काम की जहां तक बात है, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में होता है. अभी उसका मैं एक जीता जागता उदाहरण, एक बार ये खुद ही इसका एग्जाम्पल बताएंगे कैसे कोई, जब अगर मेंटल काम है और नहीं है, कैसे इम्पैक्ट कर सकता है हमारे प्रीलिम्स के पेपर को, कैसे बिगाड़ सकता है? डेफिनेटली मतलब प्रीलिम्स का मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जब आप वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, जो भी आपने आज तक मॉक टेस्ट दिए, कुछ भी किया है, सब फेल है वहां पे. बिकॉज जैसे मैं मॉक टेस्ट करती थी तो 1 घंटे में मेरा मॉक टेस्ट हमेशा हो जाता था, पर वहां पे मैं 1.5 घंटे में एक पूरा आइटरेशन भी नहीं कर पा रही थी. बिकॉज वहां पे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं और आप हर चीज ओवरथिंक करते हैं. तो उस मोमेंट में थोड़ा अपने आप को एंशियस कम रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि थोड़ी भी आपके अगर अंदर झिझक आई तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं. कोई आपने बस गलत ऑप्शन पे मार्क कर दिया, OMR में किसी क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नंबर गलत मार्क कर दिया. तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आपका मानसिक संतुलन उस टाइम पे ठीक नहीं है, इफ यू आर नॉट प्रेजेंट देयर एंड यू आर स्ट्रेसिंग, तो वो आती हुई चीजें बहुत आपको हर्ट कर सकती हैं. तो दैट्स व्हाई आई थिंक प्रीलिम्स में योर काम एंड कंपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आस्था, मैं कुछ आपसे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे होती है एस्पिरेंट्स के मन में. कई बच्चे प्री और मेंस की तैयारी के लेकर बड़ा डाउट करते हैं कि प्री और मेंस को साथ लेकर चलना चाहिए, या कई बच्चों का अप्रोच होता है प्री निकल गया ठीक है, उसके बाद मेंस के लिए 3 महीने बचता है, उसमें तैयारी कर लेंगे. तो एग्जैक्टली प्री और मेंस को साथ लेकर कैसे चला जाए? और सबसे पहले मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपका जो दौर है बिल्कुल वो आपके ग्रेजुएशन से मिलता जुलता है. आपने ग्रेजुएशन करी, उसके पैरेलल आपने भी प्रिपरेशन करी है. तो कहां से और कैसे प्री और मेंस को साथ लेकर चला जाए? क्या एक राइट अप्रोच होनी चाहिए? किस तरीके से हम बच्चा आगे बढ़े? कैसे सिलेबस को कैटर करे? कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैटर करे? उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सर मेरे हिसाब से एटलीस्ट अंटिल अगर आपका पहला अटेम्प्ट है जैसे मेरा था, तो दिसंबर तक मैंने ट्राई किया मैं इंटीग्रेटेड तरीके से ही प्रिपरेशन करूँ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो क्योंकि वो उसके बाद के 6 महीने मैंने पूरी तरह से प्रीलिम्स प्रिपरेशन में डिवोट किए। तो अगर आपको साथ में लेके चलना है अपनी प्रिपरेशन, तो पहले तो आप अपने ऑप्शनल को सॉर्ट आउट करें। पहले ऑप्शनल को आप खत्म करते हैं तो आपका मेंस से 50% एक तरह से मैं 40 to 50% मैं कहूंगी कि सॉर्टेड है। मोस्ट ऑफ योर मार्क्स ले देयर, ठीक है, तो आप उसको सॉर्ट करें। सेकेंडली, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं, ट्राई टू रीड इट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, कि मतलब आप सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट जो भी ऐसे मेंस के भी आप पीवाईक्यू देखें, प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यू देखें, उस हिसाब से किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे और अपने नोट्स भी उसी तरह से बनाएं एक इंटीग्रेटेड वे में। तो ऐसे करें आप। और पीवाईक्यू एनालिसिस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट, एंड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक यू शुड ऑलवेज लुक एट पीवाईक्यूज, और आपसे कितने बन रहे हैं, कितना नहीं बन रहा। कोई पीवाईक्यू आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, देन यू गो बैक एंड रीड इट अगेन, उस टॉपिक को मोर इन डेप्थ। और जहां तक ये बात है कि हम प्रीलिम्स हो जाएगा और फिर मेंस के लिए करेंगे, आई थिंक प्री और मेंस के बीच का गैप कम होता जा रहा है बल्कि अब तो यू कैन नॉट फिनिश एवरीथिंग इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम, और आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे ये चीजें। तो आप ट्राई करें कि मैक्सिमम जब तक आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल्ली होल हार्टेडली नहीं शुरू करते, फॉर से जिनके सेकंड थर्ड अटेम्प्ट हैं, वो तो फेब तक भी पढ़ सकते हैं फॉर देयर मेंस। तो आप ट्राई करें इंटीग्रेटेड वे में सारे नोट्स बनाएं, जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उनको सॉर्ट आउट करें, अपने नोट्स बना के कंसोलिडेट कर लें, ताकि जब आपके प्री क्लियर हो देन यू कैन जस्ट लुक एट योर नोट्स। आज हम देखते हैं ट्रेडिशनल जमाना है कि कोचिंग का, कि आप घर से दिल्ली आ रहे हैं, आप ORN आ रहे हैं, मुखर्जी नगर आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी, क्या ऑनलाइन कोचिंग आज बहुत फ्रूटफुल साबित हो पा रही, नहीं हो पा रही? सर आई थिंक देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूट्स, एटलीस्ट मेरा जिनको मैंने देखा है या मैंने कहीं ना कहीं हेल्प ली है, जहाँ पे क्वालिटी मैटर मिल रहा है, डेफिनेटली इट हेल्प्स। और स्पेशली मेरे हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से काफी बेटर हो गया है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि रहने का खर्चा बचता है, आपका ट्रैवल का सब ये बचता है ऑफ स्टेइंग इन दिल्ली। सो आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग इज डेफिनेटली टेकिंग ओवर, बट वही है कि यू शुड नो कि कहाँ पे आप के लिए हेल्पफुल मैटर मिल रहा है। सो थोड़ा रिसर्च आपको अपने एंड पे ऑनलाइन भी करना है। तो मतलब बच्चा घर बैठ के आराम से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से 100%, नॉट ओनली पेड बट देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ऑन अदर वेबसाइट्स, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो गिव आउट अ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल, जिनको आप रेफर करें, और दे आर क्वालिटी मटेरियल्स। तो थोड़ा आपको अपने एंड पे रिसर्च करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन। तो आपको at this point in the world, I don't think हमें move करना from one corner of the country to another for preparation is necessary. Everything can be done from the comfort of. अच्छा, एक genuinely आस्था, एक मुझे बात आपसे जाननी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल डिग्री कॉलेजेस से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूशन से, DU से पढ़ रहे हैं, जैसे आप SRCC से पढ़े। मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मल कॉलेज का है, कोई आप SRCC से पास आउट है, कुछ आपको डिफरेंस लगता है दोनों के बीच में? सर कुछ ऐसा फर्क जो प्रिपरेशन में आपकी मैटर करता हो? आई थिंक वो इनिशियल फेज में जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आ जाता है आपको आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से। मतलब जैसे कि मैं हमेशा से अपने स्कूल लाइफ से टिल कॉलेज आई वाज गुड इन एकेडमिक्स, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू दिस, यूपीएससी भी मैं कहीं ना कहीं कर सकती हूँ। एंड सेकेंडली एक फॉर एग्जांपल SRCC जैसे कॉलेज से होने का एक सेफ्टी बैकअप भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सेफ्टी नेट, की इफ यूपीएससी डजंट वर्क आउट मे बी आई विल फाइंड अ गुड जॉब, राइट? तो ये कुछ चीजें इनिशियली ही फेज में आपको कॉन्फिडेंस देती हैं कि आप इस प्रिपरेशन में अपने आप को फुल्ली डाल पाओ। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू 6 months इनटू द प्रिपरेशन एंड फिर आप, मुझे लगता है सब एक पेडेस्टल पे आ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का सिलेबस है, जिस तरह की तपस्या की तैयारी है ये, आई थिंक कॉन्फिडेंस सबका गिर जाता है, चाहे वो कौन से भी लेवल से शुरू किया हो। तो आई थिंक इट डज नॉट मैटर योर कॉलेज एंड एवरीथिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि यूपीएससी एक है ही ऐसा एग्जाम कि कोई भी बैकग्राउंड से, कहीं भी कॉलेज से, किसी भी डिग्री में पढ़ा बच्चा कर सकता है उसे। इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। So आप इस कॉन्फिडेंस से आए, डोंट वरी अबाउट योर पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड्स, एंड इट इज अगर हम आस्था बात करें तैयारी को लेकर कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर प्रिपरेशन, हमने 12th कर लिया, 12th पे आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स रहे होंगे, तभी SRCC मिला। 12th के बाद फिर नाउ यू आर इन कॉलेज,
Right. तो ग्रेजुएशन के कौन से साल से हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, विच विल बी द बेस्ट ईयर फॉर अस? क्या अच्छा साल हो सकता है, कौन से साल में तैयारी, मतलब साल का मतलब आई मीन टू से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट लगता है आपको? सर मैंने पर्सनली तो अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के बाद शुरू करी, क्योंकि मेरा कॉलेज कोविड में था मोस्टली, एंड लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई वांटेड टू एंजॉय एंड एटलीस्ट लिव दैट कॉलेज लाइफ जो मैंने लूज करी थी। तो मैंने कॉलेज के बाद शुरू की प्रिपरेशन, बट आई थिंक बाय द लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन। लॉट ऑफ पीपल गो फॉर कोचिंग्स, तो कोचिंग आप अगर कर पाए कहीं ना कहीं या किसी वे में ऑनलाइन, या आप थोड़ा बहुत अगर सिलेबस से टच में आना शुरू कर दें ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। हाँ जी, सिलेबस से अगर आप मे बी एक टच में आ जाएं, आपको पता चल जाए ये सिलेबस है, ये रिसोर्सेज है, यहाँ से पढ़ना है, थोड़ा बहुत आइडिया लेते रहे, इतना भी काफी है। क्योंकि मेरे हिसाब से पर्सनली अगर आप टारगेटेड रिसोर्सेज पढ़ते हैं ना, तो वो 1 साल ऑफ प्रिपरेशन भी इनफ होता है। इट्स नॉट लाइक आपको 3-4 साल पढ़ना ही है, राइट? तो अगर आप अपने रिसोर्स फिगर आउट कर लें, अपनी मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल डिसीजंस रिगार्डिंग पढ़ाई भी अगर थर्ड ईयर में करना शुरू कर दें, तो आई थिंक इट्स डूएबल। यू डोंट हैव टू लूज आउट ऑन ऑल योर प्राइम इयर्स ऑफ कॉलेज इसको करते हुए। मतलब ग्रेजुएशन बच्चा अच्छे से करे हम ड्यूरिंग दिस बहुत टाइम होता है, और अमूमन मैं देखता हूँ टाइम है ही बच्चों के पास। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो पेपर से पहले ही पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर से पहले पढ़ रहे हैं, Definitely. और उनके पास एम्पल ऑफ टाइम है कि वो आराम से सब कुछ कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे बच्चे स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यू आर द एग्जाम्पल, आपने हरियाणा पीसीएस भी क्लियर किया है एंड यू ऑल्सो गॉट 31 रैंक देयर। तो क्या स्टेट पीसीएस की तैयारी यूपीएससी के साथ करनी सही रहेगी आपके अकॉर्डिंग? आप क्या मतलब एक जेन्युइन सजेशन क्या है बच्चों को लेकर आपका? मैंने तैयारी अलग से कुछ करी नहीं थी स्टेट पीसीएस की। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे सब कुछ ही स्क्रैच से करना पड़ रहा था यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस मोस्टली पढ़ा, और हरियाणा से रिलेटेड जो कुछ चीजें थी वो मैंने क्लोजर टू द एग्जाम्स पढ़ी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वुडंट सजेस्ट कि आप ज्यादा स्टेट स्पेसिफिक अपना टारगेट रखें। आप यूपीएससी का ही अच्छे से मैटर करेंगे तो मोस्ट ऑफ योर स्टेट सिलेबस इज ऑल्सो कवर्ड। फॉर समवन हु हैज गिवन अ फ्यू अटेम्प्ट्स और अब वो चाहते हैं कि स्टेट के उसमें जाएं, तो भी बस मोस्टली आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन ओवरलैप करेगी, एंड बस थोड़ा एफर्ट आप फ्यू वीक्स बिफोर योर एग्जाम अगर स्टेट स्पेसिफिक चीजों, उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब पढ़ने में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो जाएगा। आई डोंट थिंक वन कैन प्रिपेयर यूपीएससी विद स्टेट पीसीएस साइमल्टेनियसली यू कैन डू दैट। या आई डोंट थिंक इट्स एन इशू। ज्यादा अलग से आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। अच्छा आस्था, जहां तक सोशल मीडिया की बात, अभी राकेश सर ने भी सोशल मीडिया की बात करी थी आपसे, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है। कुछ बच्चे समझदार हैं, कुछ लोग समझदार हैं। आजकल मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, अब दूसरों के पेरेंट्स को भी देखता हूँ, दादा दादी को देखता हूँ, तो आजकल ये देखने को मिल रहा है सब सोशल मीडिया पे जो ये उंगली है ये चलती जा रही है। तो क्या आप भी ऐसी थे कि अगर आपको, जैसे आपने जैसे बोला कि मैं बोर हो जाती थी पहले, सोशल मीडिया का यूज किया करती थी, और दिस गुड थिंग कि भाई आप बोर हो रहे हो तो आप यूज कर रहे हो, बट उसमें आपका टाइम डिवोशन कितना था? क्या रील देखते रहते थे, क्या देखते रहे सोशल मीडिया पे आप बेसिकली? मतलब फ्यू थिंग्स, जैसे मैं सोशल मीडिया एज सच बहुत ज्यादा तो नहीं चलाती थी। थोड़ा, मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैंने कभी डीएक्टिवेट करके एकदम बंद कर दिया सब कुछ। फॉर सम टाइम आई डिड क्लोज टू मीन्स, बट अदर देन दैट मैं थोड़ा बहुत चलाती थी। मुझे ऐसा था कि अगर मैंने फोन उठाया, मैंने इसे चला भी लिया आधे घंटे, मैंने रील्स देख भी ली, बट द मिनट आई कीप इट असाइड, मैं तुरंत पढ़ने बैठ सकती हूँ। मतलब मेरा ये नहीं था कि मेरे दिमाग में वो लिंगर करेगा और मैं उससे डिस्ट्रैक्ट होके अलग उसकी दुनिया में चल रही हूँ। दैट वाज नेवर द प्रॉब्लम विद मी पर्सनली, और मुझे ये पता था, तो इसलिए मेरे को उसको कभी अपनी लाइफ से डिलीट नहीं करना पड़ा, और मेरे लिए बर्डन नहीं था। बट फॉर सम पीपल इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज सोशल मीडिया विद पढ़ाई और विद देयर वर्क, राइट? तो आपको अपने आप को पहचानना चाहिए पहले बात तो, कि आपके लिए ये इज इट हेल्पिंग यू और इज इट बिकमिंग अ हर्डल आपकी प्रिपरेशन में? इफ इट्स अ हर्डल देन स्टे अवे फ्रॉम इट। एग्जैक्टली, है ना? तो आप अलग चीजों में अपना टाइम डालें। यू कैन परस्यू योर हॉबीज टू फ्रेशन योर माइंड, अपने माँ बाप से बात करें, अपने दोस्तों से मिले, वो कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, अपने आप को समझना बिफोर। अच्छा, जैसे सीरीज वगैरह आती है, मूवीज वगैरह आती है, देखने जाते थे आप इस बीच में प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? मूवीज वगैरह एज सच तो नहीं देखने जाती थी मैं ज्यादा। कभी एक आधा बार कोई ऐसी बहुत अच्छी मूवी आ गई, ओपेनहाइमर जैसे आई थी, तो वो मैं देखने गई थी। नेटफ्लिक्स आई वुड वॉच, मैं खाने के टाइम
लंच डिनर मुझे चाहिए होता था। नोट कि आप रात में बैठ गए तो लेके बैठ गए उसको, बिंज वॉचिंग सीरीज एंड, पढ़ाई एंड नहीं करनी बट सीरीज एंड करनी है बच्चों को आजकल। नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसा टारगेट नहीं था। सो आस्था, ये जो यूपीएससी का, सीएससी का, आईएएस का सपना, कलेक्टर बनने का सपना, ये क्या परिवार में आपके कोई बैकग्राउंड है ऐसी सिविल सर्विसेज की, या फिर कहाँ से आपके मन में सपना आया इसका? सर, नो सिविल सर्वेंट्स इन माय फैमिली एंड आई एम द फर्स्ट। बट वो रहता है कि क्योंकि हम ईस्टर्न यूपी से हैं तो वहाँ पे एक एस्पिरेशन रहती है ऑलमोस्ट हर फैमिली में कि कलेक्टर बने। तो ऐसे ही मेरे दादाजी की भी एस्पिरेशन थी। मे बी लुकिंग एट माय पर्सनैलिटी, बचपन से ही मैं ऐसी ही हूँ। मैं झिझकती नहीं हूँ लोगों से बात करने में और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हूँ। तो इस वजह से वो बचपन से मुझे कहते थे कि मैं डीएम बनूंगी, कलेक्टर बनूंगी। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ ये भी है एक। बट द थिंग इज, मैंने उस बेसिस पे अपना डिसीजन नहीं बनाया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई काफी अलग जगह पे मेरा दिमाग गया कि मैं दूसरा करियर परस्यू करूं। बट ओवर टाइम मैंने जब इस जॉब को और पहचाना डीपली एंड अंडरस्टूड, फिर अपने एप्टीट्यूड से मेजर किया तो लगा कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी इसमें, ये करियर फिर मैंने अपना उस तरह से चूज किया। अच्छा, 21 साल की एज में लाइफ बिफोर बिकमिंग एन आईएएस और लाइफ आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस, क्या लग रहा है आपको? क्या चेंज लग रहा है? आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स क्या मायने आजकल, कैसा सबको लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है उनको भी और आपको भी? डेफिनेटली एक वो बात होती है ना कि ओवरनाइट आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो हो गई है। बट द थिंग इज, मुझे एक पर्सनल लेवल पे इतना फील नहीं होता क्योंकि अगेन मेरे दोस्त वही हैं, मेरी लाइफ में जिस तरह की लाइफस्टाइल जीती हूँ वो आज भी वही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सेम। बट मेरे माता पिता की लाइफ, मेरे खानदान में मेरे रिश्तेदारों की लाइफ, ऑल ऑफ इट आई हैव सीन चेंजिंग। द स्टेटस अपग्रेड दैट आई हैव सीन इंस्टेंटली ओवरनाइट, और उनके लिए जितनी बड़ी बात है उतनी शायद मेरे लिए अभी नहीं लगती। मुझे बस रिलीफ है कि मुझे एग्जाम वापस नहीं देना, बट उनके लिए एक कुछ नेक्स्ट लेवल लाइफस्टाइल का एक अनलॉक हो गया है। तो हाँ, आई सी एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज ग्रेट, एवरीवन इज वेरी नाइस नाउ। बट हाँ, चार मैं आपसे पॉइंटर्स, बस छोटे छोटे पॉइंटर्स आपसे पूछूंगा, आप बस मुझे कुछ ही लाइन में आंसर करेंगे। बच्चों के लिए नोट्स मेकिंग कितनी जरूरी है? नोट्स मेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर सम सब्जेक्ट्स, नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जो भी आपके मेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन स्पेसिफिक, डेफिनेटली मेक नोट्स फॉर दैट। प्रीलिम्स के जो कोर सोर्सेज जिनमें लगते हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। ओके, लाइक दैट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो बच्चे को एक मतलब कंसिस्टेंटली कितना पढ़ना चाहिए, जरूरी है उसके लिए? इट डिपेंड्स। अगर आप पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आप 8 hours अगर पढ़ते हैं, आई थिंक दैट्स गुड। क्लोजर टू द एग्जाम जैसे जैसे आप पहुंचते हैं वो आप 12 hours भी कर सकते हैं उस चीज को। बट हाँ, एफर्ट लगेगा इतना। व्हाट अबाउट रिवीजन? रिवीजन कितना जरूरी है एस्पिरेंट्स की लाइफ में? एटलीस्ट 3 revisions बिफोर प्रीलिम्स फॉर योर कोर सोर्सेज इज इम्पोर्टेंट। और अपने करंट अफेयर्स को भी एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करें। तो उससे अब वो होगा कितना उसमें से आएगा, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल, बट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे कि मैंने जितना अपने लिए रखा था पढ़ने के लिए वो मैंने रिवाइज कर लिया। सो रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट बैलेंस स्टडी? एज इन बैलेंस स्टडी मींस प्री मेंस और कितना पढ़ना है? मतलब बच्चों को आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे पीएचडी करने की सोच लेते हैं। जैसे सपोज मुझे पॉलिटी बहुत पसंद है, ठीक है, तो बच्चे पता लगा पॉलिटी की 4-5 किताब लिया है, 4-5 बुक्स लिया है, उसमें पढ़ते जा रहे हैं। तो वो बैलेंस स्टडी का जो नेचर है बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे उस रिगार्डिंग? मतलब इट इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल बात की, मतलब अगर 10 सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सब कोई एक सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। यू नीड टू नो कि अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो आपको सब सब्जेक्ट्स में अच्छा होना है, आपको किसी में भी बहुत अच्छा या ज्ञाता नहीं होना है। सो जस्ट keeping a control on your temptations of overdoing it is important. मतलब realistic होना जरूरी है इसमें। मतलब stick to your syllabus. Yes, stick to syllabus. Just do as much as important. कोई जरूरत नहीं है extreme lengths पे पहुंचने की। So last में मैं अपने एस्पिरेंट से, हमारे जो कैरियर आईएएस पे बच्चे देख रहे हैं, मैं सुन रहे हैं आपको सबको, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मोटिवेट हो आपसे? 2 लाइन 2 शब्द आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट से? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि दिस इज नॉट एन ईजी प्रेपरेशन। आई विल नॉट से कि बहुत आसान है कि 1 साल में ही हो जाएगा या 2 साल में ही हो जाएगा। बट इफ यू हैव मेड दिस डिसीजन देन जस्ट डोंट गेट स्कैर्ड बाय इट। आप ये ना सोचें कि ये तो अनडूएबल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इफ यू हैव चोजन दिस करियर फॉर योरसेल्फ देन पुट एवरी आउंस ऑफ एफर्ट जो आप डाल सकते हो। बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड, क्योंकि
if you are not working, then there's someone else working every day to take your dreams away from you. So just put in your entire self, believe in yourself. If anyone can do this, it's you. ओके, थैंक यू। ये थी हमारे साथ आस्था सिंह, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी के हाल ही रिजल्ट में रैंक 61 हासिल करी और बहुत ही कम उम्र में, मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने सफलता को अर्जित किया। मैं आस्था आपके आने वाले करियर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा करियर की टीम से, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और आई थिंक अगर सब कुछ सही रहा, और जहां तक हमारे सीनियर्स का मानना है, तो माइट बी ये एक दिन कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर जरूर विराजमान होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू। Thank you so much.